नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ प्रीति सिंह। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास नहीं स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करे उपराज्यपाल। राज्य सरकार को देनी होगी हर फैसले की जानकारी। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। खरीफ की 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाने का केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला। सरकार ने हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी बनाने को दी मंजूरी। उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध और शिक्षा के ढांचे के विकास के लिए एजेंसी से 2022 तक मिलेंगे 1 लाख करोड़ रुपए। अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 10 लोगों की मौत। नेपाल में फंसे 1500 से ज्यादा मानसरोवर तीर्थयात्रियों को निकालने का काम जारी। 5 विमान और हेलीकॉप्टरों से अब तक 400 से ज्यादा श्रद्धालु की सुरक्षित निकासी। सरकार ने व्हाट्सएप को दी चेतावनी। कहा अफवाह फैलाने और भड़काऊ संदेशों पर तुरंत लगाए रोक। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच नहीं सकती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कई राज्यों में बच्चे चोरी के संदेह में लोगों की हत्या की घटनाओं पर जताई चिंता। और फीफा वर्ल्ड कप में कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड। पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से दी शिकस्त। स्वीडन ने स्विट्जरलैंड को हराकर 24 साल बाद अंतिम 8 में बनाई जगह। पहले टी20 मुकाबले में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों की सीमा पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था का विषय केंद्र के अधीन रहेगा। दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आज अपना फैसला सुना दिया है। संविधान पीठ ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों और शक्तियों के बीच सीमा रेखा भी खींच दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि दिल्ली के राज्यपाल के पास स्वतंत्र रूप से फैसले लेने की शक्तियां नहीं हैं और वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था पर दिल्ली सरकार पर केंद्र को कानून बनाने और प्रशासन का अधिकार है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के पास बाकी सभी विषयों पर कानून बनाने और प्रशासन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मंत्रिपरिषद अपने सभी फैसलों की जानकारी उपराज्यपाल को देगा, लेकिन सहमति जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मतभेद की सूरत में सिर्फ अपवाद स्वरूप ही मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि समन्वय के साथ काम करने के साथ ही बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक मुखिया घोषित करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अपीलीय याचिका में दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनका अपना कार्य है, एलजी साहब का अपना कार्य है, लेकिन एक जो सिचुएशन और एक जो व्यवस्था जिसको क्लियर कर दिया गया है कि हर फैसला जो इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी उस फैसला करने से पहले और उस फैसले को कार्यान्वयन करने के साथ साथ एलजी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनता है किसी भी फैसले पे, तो वो आदरणीय राष्ट्रपति जी को वो अपने रीजंस के साथ उस फैसले को राष्ट्रपति जी के फैसले के लिए भेज देंगे। I think it's a good verdict. After all, you have to work when you work a government. You got to work harmoniously. You can't every time have confrontation. No government will work effectively if that happens. There are certain matters in which LG is not as required, but not in all matters. After all, remember, elected government really must have the power, except in those areas where the Constitution is carved out. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इसे दिल्ली की जनता और लोकतंत्र की जीत बताया है।
वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि सभी को अपने दायरे में काम करना चाहिए। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का संदेश समझने की बात कही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दी है कि केवल 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं दिल्ली में। संविधान में हम बार बार कह रहे थे कि केवल 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, यानी ज़मीन के मसले, पब्लिक ऑर्डर के मसले और पुलिस के मैटर्स, वो रिजर्व सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा दिल्ली में और कोई रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, जिन चीज़ों पे उनको सलाह जो उनका कैबिनेट करता है, केजरीवाल जी की कैबिनेट जो फैसले करता है, जो उनके दायरे के अंदर आते हैं, उनको वो अमूमन उनको हाँ करना चाहिए। अब मुझे तो कोई ध्यान नहीं आ रहा कि कहीं चीज़ में किसी में मना करा हो या किया हो, और किया भी हो गया तो वो आपस में सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लैंड और लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों चीजें दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, ये दोनों डायरेक्टली एलजी के पास आती। हर बात पे अराजक अरविंद केजरीवाल जी, रिपब्लिक डे रोकेंगे वो, जनता की बात नहीं सुनेंगे वो, उनके घर शिष्टमंडल जाएगा तो अटैक करवाएंगे वो, एलजी के घर में जाके धरने पे पसर जाएंगे वो। ये सारी चीज़ें अगर अराजक नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट के संदेश को समझें। हम इस बात का संतोष व्यक्त करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज निश्चित कर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का ही राज चलेगा और संवैधानिक रूप से ही चलना पड़ेगा, अपने मन की तानाशाही से नहीं। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल की भारी बढ़ोतरी की है। इस फैसले का मकसद किसानों को उनकी लागत के 1.5 गुना कीमत देना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 14 खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य तय किया। सामान्य किस्म के धान के लिए अब किसानों को 1,550 रुपए की जगह 1,750 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। वहीं ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 160 रुपए बढ़ाया गया है। अब इसके लिए 1,750 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत मिलेगी। इसी तरह कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1,130 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले मध्यम आकार की कपास की गांठ के लिए किसानों को 4,020 रुपए प्रति गांठ मिलते थे और अब 5,150 रुपए मिलेंगे। वहीं बड़े आकार की कपास की गांठ के लिए अब 4,320 की जगह 5,450 रुपए प्रति गांठ मिलेंगे। सरकार ने हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी बनाने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध और शिक्षा के ढांचे के विकास के लिए एजेंसी से 2022 तक 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। कैबिनेट ने आज इस फैसले को मंजूरी दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 2013-14 में आवंटित 65,867 करोड़ रुपए के मुकाबले ये रकम 67% ज्यादा है। हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंचानन, अहम फैसले जो लिए गए हैं आज, सबसे पहले अगर किसानों को राहत की बात करें तो बहुत बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए है और 10 साल बाद खरीफ फसल में इतनी बड़ी वृद्धि की गई है। बिल्कुल, देखिए, आज का जो कैबिनेट की बैठक हुई थी जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें जो सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है वो इस एमएसपी को बढ़ाने का, जो खरीफ सीजन की 14 जो फसलें होती हैं उसमें बढ़ाने को माना जाता है। हालांकि 15 दिन देरी से फैसला आया, 15 जून के आसपास तक ये इसका ऐलान हो जाता है कि खरीफ की फसलों का रेट क्या होगा, लेकिन जब देर आए तो दुरुस्त आए इस मामले में, क्योंकि सरकार ने यह तय किया था कि किसानों की जो लागत आती है कृषि में उसको 1.5 गुना तक बढ़ाना है और उसी दिशा में कदम बढ़ाया गया। और पहली बार ये कह लीजिए अभूतपूर्व भी है जब यहाँ पर जो दाम है वो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार 200 रुपए बढ़ाया गया है। यहाँ पर धान का जो पिछले साल तक 1550 रुपए प्रति क्विंटल था, अब जाके 1750 रुपए हो गया। इसके अलावा रागी हो गया, रागी का जो कीमत है वो 52% की उसमें इंक्रीज की गई, उसमें इंक्रीज किया गया है। इसी तरह मूंग की दाल में लगभग 1200 रुपए उसका एमएसपी बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीजें सरकार की कवायद थी किसानों की नाराजगी को दूर करना और उनकी जो आय है उसको जो बजट में ऐलान भी किया गया था कि उसकी लागत का 1.5 गुना बढ़ाना, ये उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। निश्चित तौर पर अब आने वाले जो चुनाव है 2019 के, उसके तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव और भी हैं, तो किसानों की नाराजगी दूर हो उस दिशा में ये बड़ा कदम है। प्रीति, बिल्कुल। और पंचायत, इसके अलावा बात करें, सरकार ने हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी बनाने को भी मंजूरी दी है। किस तरह से ये फैसला अहम है? जी देखिए, जैसा आपने बताया कि हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी
ये बजट में इसका ऐलान किया गया था और ये कहा गया था कि जो हायर एजुकेशन है उसको जो फंडिंग है उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि ये संस्था ये जो बनेगी HPCA, ये लोन भी उपलब्ध कराएगी जो बड़ी संस्थाएं हैं इसमें। इसके दायरे में IIT, NIT से लेकर मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स वो भी आएंगे। यानी कि कहा जाए कि बॉटलनेक जो आ जाता था, जो वित्तीय संसाधन जो उनको मुहैया करने में दिक्कतें आती थी, उसके लिए अलग से एक एजेंसी बना दी गई है जो कि CSR फंड के साथ भी मिलकर काम करेगी। तो उच्च शिक्षा में जो पैसे की कमी है, शोध में जो पैसे की कमी की बात कही जाती थी, उसको दूर करने की बात है। प्रकाश जावड़ेकर ने जब कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले इस बात की ट्वीट करके जानकारी दी और उन्होंने इसको एक बड़ा ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला बताया। तो इससे समझा जा सकता है कि सरकार इसको लेकर कितना उत्साहित है और जिस तरह बजट में इसका वादा किया गया था उसको पूरा करने की कोशिश भी की गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए पंचनन आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में हुए भूस्खलन से 3 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है, जिसके बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 10 हो गई है। बालटाल रूट में चट्टाने खिसकने से कई श्रद्धालु उसकी चपेट में आ गए थे। इस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए 3489 श्रद्धालुओं का छठा जत्था भी कल जम्मू से रवाना हो गया है। छठे जत्थे में 774 महिलाएं और 237 साधु शामिल हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से इन लोगों को 114 गाड़ियों से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया है। यात्रा के छठे दिन मंगलवार को 18,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुताबिक अब तक करीब 55,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। बारिश और खराब मौसम की वजह से 60 दिन तक चलने वाली ये तीर्थ यात्रा 28 जून को कुछ घंटों की देरी से शुरू हुई थी। अमरनाथ यात्रा 26 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन से समाप्त होगी। वहीं बारिश और भूस्खलन के चलते नेपाल में फंसे भारतीय मानसरोवर तीर्थयात्रियों को निकालने का काम आज फिर शुरू हो गया है। 5 विमान सिमिकोट पहुंचे हैं। मौसम को देखते हुए विमान के रूट बदले गए हैं और अब तक 408 भारतीय तीर्थयात्रियों को निकाल लिया गया है, जबकि 1100 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को अभी भी वापस लाने का काम जारी है। 250 यात्रियों को खतरनाक हिल्सा से हेलीकॉप्टर के जरिए सिमिकोट लाया गया है। वहीं 158 यात्रियों को सिमिकोट से नेपालगंज पहुंचा दिया गया है। यात्रियों को निकालने के लिए नेपाल सरकार और नेपाली सेना की मदद ली जा रही है। 2 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत भी हो गई है और विदेश मंत्रालय के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में नजर बनाए हुए हैं और विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में हैं। यात्रा में फंसे भारतीयों को हर मुमकिन मदद देने का निर्देश भी दिया गया है। विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आप लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं किस तरह से जो फंसे तीर्थयात्री हैं उन्हें निकाला जा रहा है। अभी भी 1100 से ज्यादा तीर्थयात्री हैं। फिलहाल काम किस तरह से चल रहा है और जो ताजा खबर आई है कि 3 और लोगों की मौत हुई है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, कई बार तो स्वाभाविक कारणों से ही मौत होती है, क्योंकि ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आम आदमी को काफी परेशानियां होती हैं। तो जो पहली 2 मौतें हुई थी उसमें तो एक हृदय आघात पहुंचा था, हार्ट अटैक हुआ था, उसमें उनकी मौत हुई थी। और दूसरा सांस के कारण, चूंकि काफी ऊंचाई पर थे, उनको सांस की परेशानी हुई और इसके कारण हुई। तो उनमें एक को काठमांडू ले आया गया, एक को नेपालगंज लाया गया, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो जीवित नहीं है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। काफी ऐसा रास्ता है, समस्याएं होती है ऐसी स्थितियों में। तो एक तो यह बात है। दूसरी बात है, जहां तक कि सरकार की तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आज सुबह से ही फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया और 75 जो यात्री हैं जो यहाँ थे सिमिकोट में, उन लोगों को ले आया गया नेपालगंज। लेकिन रास्ते में परेशानियां थी, क्योंकि सिमिकोट से नेपालगंज का रास्ता जो हवाई मार्ग है, उस हवाई मार्ग में मौसम काफी खराब पाया गया। तो उसके बाद उनको दूसरे रास्ते से लाया गया नेपालगंज। तो एक तरह से कहें कि जो भी रास्ता जो भी मुफीद बन रहा है उसके अनुसार से काम कर रही है सरकार, और नेपाल सरकार का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हालांकि भारत की सरकार के जो रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी कहा है कि अगर जरूरत होगी तो हम अपने यहाँ से आर्मी की सहायता देंगे, लेकिन ऐसी जरूरत महसूस नहीं की गई, क्योंकि ऐसी स्थितियों में कई बार होता है कि जो होस्ट कंट्री है, अगर वह आपको
कहता है कि नहीं हम इस स्थिति को संभाल लेंगे तो इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। तो यह स्थिति है अभी तक प्रीति। और वहां से जो जो हिंसा है, हिंसा से भी तकरीबन 100 अतिरिक्त लोगों को और निकाल दिया गया है। तो एक तरह से कहें कि 400 से अधिक लोगों का रेस्क्यू हो गया है और उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं वो लगातार उनको बचाने की कोशिशें चल रही हैं। देखिए मौसम खराब होता है, जब मौसम अच्छा होता है तो कोशिशें फिर तेज हो जाती है, जब मौसम खराब होता है तो उसके बाद फिर से रोकना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इधर से भी जो तीर्थयात्री जाना चाहते हैं मानसरोवर, उन्हें भी ले जाया जा रहा है रिटर्न फ्लाइट के द्वारा। तो दोनों तरह का आवागमन बना हुआ है। मौसम की जिस तरह से स्थिति होती है उसी के अनुसार काम किया जा रहा है। जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए आपका अखिलेश। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज से 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि इस दौरान वो राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और NSA, राज्यपाल एन वोरा से मुलाकात के अलावा प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का लक्ष्य सुशासन, विकास, उत्तरदायित्व और जवाबदेही है। स्वराज्य पत्रिका को साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का बार बार होना यूपीए शासनकाल में आम बात थी, लेकिन अब यह इतिहास बन चुकी है। ये पूछे जाने पर कि क्या राज्य में संबद्ध पक्षों के साथ बातचीत होगी, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति की है जो कई लोगों के संपर्क में है। देश में सुरक्षा स्थिति का ब्यौरा देते हुए उन्होंने 125 करोड़ भारतीयों की समृद्धि और शांति के लिए बहादुर और सतर्क सुरक्षा बलों की सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि माओवाद पीड़ित राज्यों में हिंसा की घटनाओं में 20% तक कमी हुई है। 2017 में हिंसा की घटनाओं में मरने वालों की संख्या में 2013 की तुलना में 34% की कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 126 में से 44 जिलों को माओवाद पीड़ित क्षेत्रों की सूची से हटाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि माओवाद पीड़ित 34 जिलों में लगभग 4500 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण किया जा चुका है और लगभग 2400 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और 4072 टावर लगाने को भी मंजूरी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास मोदी हटाओ के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। स्वराज्य पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों को नरेंद्र मोदी से नफरत है और यही मुद्दा उन्हें आपस में जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस को लोगों ने खारिज कर दिया है, इसलिए वो सहयोगी तलाशने के लिए दर दर भटक रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज क्षेत्रीय दल बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि अगले आम चुनाव में एक तरफ विकास और सुशासन होगा जबकि दूसरी तरफ उथल पुथल होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 2014 में एनडीए सरकार सत्ता में आई तब अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब थी और यहां तक कि यूपीए सरकार की ओर से पेश अंतरिम बजट में दिए गए आंकड़ों को लेकर भी संदेह था। लेकिन सरकार में आने के बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर श्वेत पत्र नहीं लाकर राजनीति के ऊपर राष्ट्रनीति को तवज्जो दी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष को सरकार का विरोध करने का अधिकार है। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अफवाहें फैलाने वालों पर लगाम कसने के लिए सरकार बड़े फैसले की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले पर व्हाट्सएप और फेसबुक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। हालांकि बैठक की तारीख अभी तय नहीं हो सकी है। इस बीच सरकार ने निर्दोष लोगों को गैर कानूनी तरीके से भीड़ की ओर से सजा देने की हाल की घटनाओं के मद्देनजर व्हाट्सएप को निर्देश दिया है कि वो फर्जी, प्रायोजित और सनसनीखेज संदेशों के प्रसार पर तुरंत नियंत्रण करे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकता क्योंकि कुछ शरारती तत्व इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके हिंसा फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी व्यक्ति के राजनीतिक दल बनाने और किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने केंद्र से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता तो वो कोई भी राजनीतिक पार्टी कैसे बना सकता है, साथ ही वो पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए कैसे चुन सकता है। ये बड़ी अलग स्थिति है कि कोई व्यक्ति चुनाव तो नहीं लड़ सकता लेकिन वो राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए फैसलों के खिलाफ है जो चुनाव में पवित्रता बनाए रखने के लिए दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए भी कहा है। जनहित याचिका में दोषियों पर
राजनीतिक दल बनाने और उसमें पदाधिकारी बनने से तब तक रोक लगाने का अनुरोध किया गया है जब तक वो चुनाव संबंधी कानून के तहत अयोग्य हैं। और इस समय हम आपको सीधा लिए चलेंगे, कैबिनेट की ब्रीफिंग हो रही है जिसमें तमाम वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं। किसान है। विडंबना यह रही है कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कस्टमर और सबसे बड़ा कंज्यूमर होने के बावजूद हमारे फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस की जो उचित कीमत मिलनी चाहिए, आजादी हासिल होने के बाद कभी भी उसको अपने प्रोड्यूस की उचित कीमत नहीं मिली है। स्वाभाविक है, किसानों में एक हताशा थी और निराशा थी। इस हकीकत को यदि किसी ने समझा तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और उन्होंने किसानों को पिछले बजट में ही यह आश्वस्त कर दिया था कि हम जल्दी ही अपने देश के किसानों को जो भी लागत मूल्य है, इनपुट कास्ट है, उसकी 1.5 गुना कीमत देंगे, यानी 150%। लागत मूल्य का 1.5 गुना, इनपुट कास्ट की 1.5 टाइम्स हम उनको कीमत देंगे। आज की कैबिनेट में यह फैसला हुआ है और आप इस बात को भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि 2022 आते आते हमारे देश के किसानों की इस समय जितनी इनकम है, उस इनकम को हम जस्ट डबल करेंगे। उसी दिशा में एक आज यह ऐतिहासिक फैसला मोदी जी के नेतृत्व में आज की कैबिनेट ने किया है। स्वाभाविक है कि देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर होने के कारण जहां हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, वहीं बट नेचुरल है कि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब परचेजिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से उसका पॉजिटिव इंपैक्ट एक वाइडर इकोनॉमी को ही होगा। देश की वाइडर इकोनॉमी को पर उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दलहन का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने कीमत बढ़ाई है, उस पर इंपोर्ट की राशि भी कम होगी। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो आज फैसला हुआ है हमारी कैबिनेट में, CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज, इसने जो निकाला है धान के लिए, पैडी के लिए, वह उसकी इनपुट कास्ट निकाली है 1166 रुपीस। लेकिन हमारी सरकार ने उसमें 50% की बढ़ोतरी की है। अब हमारे देश के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो धान की मिलेगी वह 1750 रुपीज पर क्विंटल मिलेगी। पिछले साल यह 1550 रुपीज पर क्विंटल थी। वहीं पर ज्वार के बारे में CACP ने कहा है कि इस पर जो इनपुट कास्ट आती है, जो लागत मूल्य लगता है, वह 1600 विथ फैमिली लेबर, वह जो आता है 1619 रुपीज पर क्विंटल, 19 रुपीज पर क्विंटल। अब उसको बढ़ाकर उसे कर दिया गया है 2430 रुपीज पर क्विंटल। हाँ, 30। उसी प्रकार से बाजरा, CACP ने उसकी कीमत निकाली है 990 रुपीज पर क्विंटल। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि CACP ने कहा है कि बाजरे की लागत मूल्य यानी इनपुट कास्ट होती है वह ₹990, लेकिन उसमें 96.97 यानी अप्रॉक्सीमेटली 97% का हम लोगों ने जंप दिया है। अब मिलेगा बाजरे की कीमत 1950 रुपीज पर क्विंटल। मक्का, इसकी इनपुट कास्ट जो CACP ने निकाली है वो 1131। अब
उसमें अब वह कीमत जो मिलेगी वो 1,700 पर क्विंटल। रागी की इनपुट कास्ट 1,931 है, लेकिन अब एमएसपी जो मिलेगी उसमें 50% से अधिक की हाइक की है, वह 2,897 रुपीज पर क्विंटल। अरहर, जिसे तूर कहते हैं बोलचाल की भाषा में, सीएसीपी ने जो उसकी इनपुट कास्ट निकाली है वह अप्रॉक्सीमेटली 3,432 रुपीज पर क्विंटल निकाली है, और हम दे रहे हैं इस बार उसको 5,675 रुपीज पर क्विंटल। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 66% का जंप है, 66% का। मूंग, इसकी इनपुट कास्ट अप्रॉक्सीमेटली 4,650 रुपीज पर क्विंटल है, लेकिन इसमें 50% की हम जंप दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और वो हो रही है 6,975 रुपीज पर क्विंटल। उसी तरीके से उड़द में इसकी इनपुट कास्ट जो सीएससीपी ने निकाली है वह 3,438 रुपीज पर क्विंटल। अब उसको बढ़ाकर हम 63% की उसमें हाइक दे रहे हैं, 63% की हाइक। अब उसकी कीमत हो गई 5,600 रुपीज पर क्विंटल। उसी तरीके से कपास की इनपुट कास्ट जो सीएससीपी ने निकाली है वह अप्रॉक्सीमेटली है 3,433 रुपीज पर क्विंटल, लेकिन उसमें मोर देन 50% की हाइक हम दे रहे हैं, वो हो रही है 5,150 रुपीज पर क्विंटल। उसी तरीके से जो मूंगफली है, मूंगफली छिलके सहित इनपुट कास्ट जो निकाली है सीएसीपी ने वह 3,260 रुपीज पर क्विंटल। अब उसमें हम 50% की हाइक दे रहे हैं, और वह हो रही है 4,890 रुपीज पर क्विंटल। सूरजमुखी बीज, इसकी इनपुट कास्ट जो निकाली है सीएसीपी ने वह 3,592 रुपीज पर क्विंटल। इसमें 50% की हाइक दे रहे हैं, वह होती है 5,388 रुपीज पर क्विंटल। सोयाबीन, सीएसीपी ने इनपुट कास्ट बतलाई है कि 2,266 रुपीज पर क्विंटल। उसमें हम 50% की हाइक दे रहे हैं, और अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस सोयाबीन की होगी 3,399 रुपीज पर क्विंटल। उसी प्रकार तिल की इनपुट कास्ट 4,166 रुपीज पर क्विंटल ये सीएसीपी ने निकाली है, और लेकिन हम उसमें 50% की हाइक दे रहे हैं। अब देंगे तिल की कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस 6,249 रुपीज पर क्विंटल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल की भारी बढ़ोतरी की है, और इस फैसले का मकसद किसानों को उनकी लागत की 1.5 गुना कीमत देना है। और बजट में भी सरकार ने कहा था कि एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया जाएगा। आज लिए गए कैबिनेट के इन्हीं फैसलों की जानकारी गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे रहे थे। इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।